प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। नाज़रीन, तारकीन वतन का मसला एक आलमी मसला बन चुका है। दुनिया भर में लोग एक जगह से दूसरी जगह पर बेहतर मुस्तकबिल के लिए जाना चाहते हैं, या जहाँ पर वो पहले से रिहाइश पजीर होते हैं वहाँ पर कुछ उनके मसाइल इस किस्म के होते हैं कि वो वहाँ से भाग जाना चाहते हैं। लेकिन दूसरी जगह पर जहाँ वो जाना चाहते हैं कानून उनको इजाज़त नहीं देता, वहाँ वीज़ा उनको नहीं मिलता, या बाज़ दफ़ा वसाइल इजाज़त नहीं देते। तो इसके लिए फिर वो गैर कानूनी रास्ता इख्तियार करते हैं और गैर कानूनी तरीके से दूसरे मुल्क में पहुँचते हैं। अब जब वो दूसरे मुल्क में किसी भी ज़रिए से पहुँच जाते हैं तो जाहिर है कि इंसानी जान की एक अहमियत होती है, उसको न तो लौटाया जा सकता है न ही कबूल किया जा सकता है। अब इस मसले को टैकल करने के लिए कई ममालिक ने कानून साजियाँ भी की हैं, एक तरीक़ाकार भी वज़ा किया है, लेकिन इस मसले से निपट नहीं पाए। बरतानिया जो है वो भी उन्हीं ममालिक में शामिल है, उन चंद ममालिक में से है बल्कि जहाँ पर तारकीन वतन का सबसे ज़्यादा रुझान है या वहाँ पर वो जाना चाहते हैं। अब बरतानिया में हुकाम की तमाम तर कोशिशों के बावजूद रवां साल में जो है वो छोटी कश्ती के जरिए फ्रांस से लोग आते हैं, जो चैनल अबूर करके, उनकी तादाद 6,600 से तजावुज़ कर चुकी है और ये बहुत बड़ी तादाद है। अब इसके लिए जो क्या कानून साजी की गई है, किस डिबेट का आगाज़ हो चुका है और क्या हुकूमत कोशिशें कर रही है, क्या तारकीन वतन का मुस्तकबिल है, इन तमाम चीज़ों पर हम गुफ्तगू करेंगे आज के प्रोग्राम में। मेरे साथ माहिर कानून असलम शेख साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया असलम शेख साहब, खुश आमदीद। बैरिस्टर अमजद मलिक साहब मेरे साथ मौजूद हैं बरतानिया से। बैरिस्टर साहब आपको भी खुश आमदीद। और ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अमान साहब मौजूद हैं। गुलाम हुसैन अमान साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो गुलाम हुसैन अमान साहब ये बताइए कि ये बार बार कोशिशों की हुकूमत की पॉलिसीज़ बनाने के तारकीन वतन की गैर कानूनी तौर पर आमद जो है वो बढ़ती जा रही है, और इस साल के जो फिगर्स अभी मैं शेयर कर रहा था वो भी हैरान कुन है। तो हुकूमत इसको टैकल करने के लिए क्या कर रही है? बहुत शुक्रिया असद। देखें, बड़ा अच्छा ये मौजू है जिसको हम आज जो है वो अपने प्रोग्राम में लेकर आए हैं। मैं आपको बताऊं कि जैसे आपने पहले बताया अपने इंट्रो के अंदर कि कोई भी शख्स जो है वो अपने जब बेहतर मुस्तकबिल की तलाश के लिए, अपनी बेहतर जिंदगी के लिए अपनी जान की परवाह ना करे तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस मुश्किल हालात के अंदर होगा जहां से वो हिजरत कर रहा है। और अब तक जो है वो अगर मुहतात तरीके से भी मैं कहूँ तो मेरा ख्याल है कि हर साल हजारों लोग जो है वो मौत के मुंह में चले जाते हैं, जिसके अंदर बहुत बड़ी तादाद ऐसी भी है जो कि कई टर्की से जो है वो दूसरे यूरोपीय मालिक में दाखिले वक्त जो है वो कभी बॉर्डर फोर्स का शिकार हो जाते हैं, कभी वो समंदर में जो है वो डूब कर जामक हो जाते हैं। तो फिर उनकी जो लाशें हैं उनका कोई वाली वारिस भी नहीं होता, और जो दूसरे मालिक जिनके अंदर पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, भारत भी है, बहुत सारे ऐसे लोगों के जो उनके लवाहकीन है वो यही सोच रहे होते हैं कि उनका जो बेटा है वो अच्छे मुस्तकबिल तलाश में जो है वो किसी यूरोपीय मुल्क में जा रहा है, लेकिन वो अल्लाह को प्यारा हो चुका होता है। और यूनान के अंदर तो सैकड़ों की तादाद में जो है वो हर साल इस तरह की जो है वो कहानियां किस्से देखने को मिलते हैं, इस तरह के वाकयात देखने को मिलते हैं जहां पर जो है वो बॉर्डर अबूर करते वक्त लोग जो है वो मौत के मुंह चले जाते हैं। और अनफॉर्चुनेटली इनमें जो है वो बहुत बड़ी तादाद पंजाब के एक दो शहर है मशहूर उनके लोगों की है जो कि बहुत ज्यादा सफर करते हैं। और दूसरी बात है कि जब लोग फ्रांस पहुंच जाते हैं किसी न किसी तरीके से, तो फिर फ्रांस से वो बरतानिया आना चाहते हैं। और बरतानिया और फ्रांस का जो बॉर्डर है पहले शायद इतना सख्त नहीं होता था, लेकिन ब्रेग्जिट के बाद जो है वो बहुत ज्यादा वहां पर सख्ती कर दी गई है, बहुत ज्यादा फोर्सेज डिप्लॉयड की गई हैं। लेकिन फिर भी लोग जो है वो रिस्क लेते हैं। पिछले दिनों भी 2 अफराद जो है वो जांबक हुए हैं, वो कश्ती उलट गई है, उससे गिर गए, वो गहरे पानी में चले गए हैं। उनकी किसी ने जो वहां से लाश लेने की भी जो है वो हिम्मत नहीं की, क्योंकि जो दूसरे लोग हैं उनकी ये कोशिश होती है कि किसी तरीके से वो जो है वो समुद्र के दूसरी तरफ चले जाएं। तो अभी जो होम सेक्रेटरी है प्रीति पटेल, इन्होंने बहुत ज्यादा सख्ती की हुई है और ये लोगों को हिरासत में लेकर और अभी एक नया मुआहदा करने जा रहे हैं कि हम ऐसा को मुआहदा करें कि हम ये सारे लोग जैसे आए तो उसी वक्त फ्रांस के हवाले कर दें। इस वक्त ये इसलिए मुमकिन नहीं है कि जो जिनेवा कन्वेंशन है, वियना कन्वेंशन, जिनके तहत जो है वो ज़ाहिर है रेफ्यूजीज को जो है वो अगर कोई असाइलम क्लेम कर दे तो उसकी जो है वो बात भी सुनना पड़ती है, उसको ज़ाहिर है उसको जो है वो पनाह भी देनी पड़ती है। इस वजह से जो है ये अब मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। हर शख्स को लौटाया नहीं जा सकता कि आप बॉर्डर पे रोक दें और कहें कि वापस चले जाओ। नहीं,
नहीं, यही तो वजह है ना कि इसलिए जब वो बॉर्डर क्रॉस करके आके हाथ खड़े कर देते हैं, अपना असाइलम कर देते हैं, तो उनको फिर उनकी बात सुननी ही पड़ती है। उसके बाद बेशक वो केस रिफ्यूज कर दें कि जी आपका केस जेन्युइन नहीं है, आप अपने मुल्क जाएं, वो एक पूरा लीगल प्रोसेस है, फिर उनको अपील का राइट मिलता है, वो सारा। तो वो इस वजह से जो है ना मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, और लोग बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी लेकर जो है वो चैनल, और ये आपको बताऊं जी छोटी कश्तियां ये बिल्कुल सेफ नहीं होती। और ये सुना है कि जो फ्रांस वाली साइड है वहां पर छोटे छोटे रिफ्यूजीज कैंप बने हुए हैं, वो लोग वहां पर हजारों की तादाद में कई साल से बैठे हुए हैं, और वो इसी ताक में होते हैं, इसी कोशिश में होते हैं कि किसी लॉरी के पीछे उनको जगह मिल जाए, वो छुप जाए, किसी कश्ती के अंदर वो इस तरीके से बैठ जाएं ताकि वो दूसरी तरफ चले जाएं बॉर्डर के, और बरतानिया किसी तरीके से पहुंच जाए। और बहुत सारे लोग कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो बेचारे ये खूनी जो लहरें उनका शिकार हो जाते हैं, और वो समुद्र में भी डूब जाते हैं, कई अरेस्ट हो जाते हैं, मतलब बहुत सारे लोगों को मसाइल होते हैं। तो मेरे ख्याल से इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी ये जो इसके हवाले से कुछ करना चाहिए, और बरतानवी हुकूमत को भी जरूर कोई ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए ताकि इंसानी जानों का ज़िया ना हो। जी ठीक है जी, प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। बैरिस्टर साहब, अब जब ये किसी न किसी तरह पहुंच जाते हैं बरतानिया और असाइलम क्लेम कर देते हैं, तो क्या कानूनी अमल वहाँ से शुरू होता है इन लोगों के लिए, और किस सूरत हाल में ये कामयाब हो जाते हैं कानूनी तौर पर वहाँ पर रहने में, और कि कौन सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें उनको वापस भेजा जाता है, या फिर कोई मुख्तलिफ तरीका कार इख्तियार किया जाता है? बहुत शुक्रिया असद। बरतानिया क्योंकि दस्तखती है जिनीवा कन्वेंशन का, और ह्यूमन राइट कमीशन जो ECHR है 1950 का जो कन्वेंशन है इंसानी हकूक का कमीशन, तो आपके जो शोर पे, पोर्ट पे या बाय लैंड या एयर कोई आता है और जिसको कन्वेंशन रीजन के वजह से जान का खतरा है, तो यू आर obliged कि उसको एंटरटेन करें, यानी आप उसका एप्लीकेशन उसकी गौर करें, और टाइमलाइन जो होम ऑफिस देती है कि 6 महीने के अंदर अंदर उसको इंटरव्यू करके उसका जवाब दें, जवाब के ऊपर अगर वो सेफ कंट्री से नहीं आया अपील का हक दें, और उस दौरान में जब तक उसका केस पेंडिंग है उसको मुनासिब रहाइश, मुनासिब उसका स्टाइपेंड और मेडिकल ट्रीटमेंट, ये सारी चीज़ें अगर उनके साथ फैमिली और बच्चे हैं तो उनको मुनासिब जो है तालीमी सहूलियात दें। वो बाय लॉ है कि वो तमाम केसेस जो हैं वो उस पैरामीटर पे देखे जाते हैं कि आया रेस, रिलीजन, नेशनैलिटी, पॉलिटिकल ओपिनियन या रिलीजियस ओपिनियन या मेंबर ऑफ अ पर्टिकुलर सोशल ग्रुप, जो लोग कहत ज़दा या जंग ज़दा इलाके से आए हैं, कहीं क्लैमिटी है, डिज़ास्टर है, जंग है, या बैड गवर्नेंस है, या जमहूरियत नहीं है, अमरीत है, तो वो लोग वहाँ से जो आए हैं उनका जेन्युइन क्लेम मेरिट के ऊपर परखा जा सकता। तो ऐसे लोग जो सेफ कंट्री से, फॉर एग्जांपल हमारा यहाँ का कानून ये कहता है कि अगर आप यूरोप के कुछ डबलिन कन्वेंशन के तहत यूरोप के 5 मुल्कों से आए हैं, तो जहां पहले सेफ कंट्री में आए हैं वहां आप असाइलम करें। तो कुछ लोग लेकिन क्योंकि बरतानिया को ही डेस्टिनेशन बनाना चाहते हैं, तो कई दफा उनको उनके मुल्कों में भेजा जा सकता है कि आप वहीं पे अपना क्लेम करें जहां आप पहले उतरे थे। ठीक है, जैसे फ्रांस से आ रहे हैं तो फ्रांस में जाएं, वहीं पर रहें। फ्रांस में आए हैं या डबलिन से आए हैं या दूसरे किसी सेफ मुल्क से आए। लेकिन बरतानिया अबलाइज है कि जो भी एप्लीकेंट दरखास्त कनिंदा यहाँ आता है और क्लेम करता है कि मेरी जान को खतरा है, मैं परसिक्यूशन का सामना कर रहा हूँ, मैं वापस नहीं जा सकता इन रीजंस की वजह से जो कन्वेंशन में दर्ज हैं, और मैं अपने मुल्क की प्रोटेक्शन अवेल नहीं करना चाहता, तो बरतानिया अबलाइज है कि उनको मेरिट पे कंसिडर करे और बिल्कुल वापस ना करे। अब उसकी आने की बड़ी रीजंस हो सकती हैं, फॉरेन पॉलिसी रीजंस हैं, हमने बड़ी जगहों पे जाके जंगें छेड़ी हैं, अब उनसे आफ्टर मैथ लोग निकलते हैं। UN बड़ा कमजोर है कि यानी ये लोग अमीर मुल्क अपना कोटा नहीं लेते, इनको टेक्निकली लीबिया से, इराक से, सीरिया से, अफगानिस्तान से, इनको कोटे के ऊपर अमीर मुल्कों को बंदे उठाने चाहिए कि जी आप 10,000 हमें दे दें और यहाँ बस्तियां बना के बसाना चाहिए। जैसे पाकिस्तान ने भी तो अफगानिस्तान से कितने रेफ्यूजी हाउस किए हैं। तो ये लोग जंगों के शुरू करने में तो हिस्सेदार हैं, लेकिन उससे जो आफ्टर मैथ है उसमें अपने मुल्कों में उन बंदों को कोटे के ऊपर लाने के लिए हिस्सेदार नहीं है। तभी ये रेफ्यूजीज या असाइलम सीकर्स उन शोर्स पे जाते हैं जहां वो
मुमकिन तौर पर जा सकते हैं। अब आप इसको अलहदा थोड़ा करें कि जो तो जेन्युइनली जा सकते हैं या जा रहे हैं और वो जेन्युइनली पनाह के दरख्वास्त गुजार हैं या हकदार हैं, उसमें कुछ ऐसे भी हैं जो स्मगलरों के हाथ चढ़ते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकर्स उनकी कसम पुर्सी का नाजायज फायदा उठाते हैं, और इकोनॉमिक माइग्रेंट्स जो हैं उस रास्ते को जरिया बना के अपनी लाइफ बेटर करने के लिए उन ट्रैफिकर्स का निशाना बनते हैं और अपनी जानें भी गंवाते हैं। और वो ट्रैफिकर्स जो हैं वो मल्टी बिलियन पाउंड जो हैं वो कमाते भी हैं। तो उसके ऊपर कदगन लगाने में प्रॉब्लम ये है कि हम कहाँ सेपरेट करें कि अच्छे या मुस्तहक या हकदार असाइलम सीकर कौन है, और वो लोग जो इकोनॉमिक बेटरमेंट के लिए आते हैं और ह्यूमन ट्रैफिकर के जरिए इन रास्तों को। तो ऐसा कानून मौजूद है कि जो इनको अलग अलग करके देख सके, वैल्यूएशन हो सके कि कौन जान बचा कर आया है और कौन ज़्यादा पैसे कमाने के लिए आया है, कि चलें जी मैं वहाँ पर मेरे अपने मुल्क में मैं कुछ कमा नहीं पा रहा था, यहाँ मेरा मुस्तकबिल इकोनॉमिकली बेहतर हो जाएगा। देखिए होना यही चाहिए, लेकिन इनका क्योंकि रोबस्ट सिस्टम स्लो बहुत है तो ये चीजें तेजी से नहीं हद होती। फॉर एग्जाम्पल आप शोर पे आए हैं तो विद इन 7 डेज आपका इंटरव्यू हो जाना चाहिए और पता लगना चाहिए आपने कौन सा रास्ता इख्तियार किया, किस जरिए के जरिए आए, कौन ट्रैफिकर था जो आपको लेके आया, किसकी कश्ती में आए हैं, कहां से चढ़े हैं, रूट कौन सा इस्तेमाल हुआ है, और इंटरनेशनल जो आपके जराए हैं या इंटरपोल है या उसके जरिए आप उन लोगों के ऊपर हाथ भी डालें। लेकिन उस शख्स को जो शोर पे आ गया है उसका मेरिट के ऊपर क्लेम भी कंसिडर करें। उसको इस बात की सजा नहीं दी जा सकती कि उसने जो रास्ता इख्तियार किया है वो गलत था, लेकिन उसका क्लेम मेरिट पे अगर है तो वो भी कंसिडर होना चाहिए। लेकिन इन बातों को सालों लग जाते हैं। अब आप 5 साल बाद या 10 साल बाद अब उस ट्रैफिकर को तो नहीं पकड़ सकते जो आपको कश्ती के जरिए लेके आया था। वो तो आप दिनों में ही काम करें तो उस रास्ते को बंद किया जा सकता है या उन लोगों को पकड़ा जा सकता है। यहाँ तो लोग सालों से पड़े हैं सिस्टम में जिनके क्लेम जो हैं वो नहीं कंसिडर हुए, तो आप ट्रैफिकर के ऊपर हाथ कैसे डालेंगे? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। आजम शेख साहब, अब जितने लोग गैर कानूनी तौर पर गए हैं इनमें से हो सकता है कि कुछ लोग अगर कानूनी रास्ता का कानून उनको इजाज़त देता हो कि वो लीगली अप्लाई करें, असाइलम अप्लाई कर लें, अपने मुल्क से बैठ के अप्लाई कर लें, या इमिग्रेशन अप्लाई कर लें, या अपना केस पुट अप कर दें और उनका वीज़ा रिफ्यूज़ ना हो, तो उनको शायद ये ना करना पड़े। तो आप कितनी रुकावट देखते हैं कानून में कि चूँकि कानून उनको इजाज़त नहीं, या जिन मुल्कों में वो जाना चाहते हैं वो मुल्क उनको इजाज़त ही नहीं देते, वो अलाउ ही नहीं करते कि आप हमारे मुल्क में आएँ, और जब वो देखते हैं कि जी हम नहीं जा पा रहे किसी भी लीगल तरीके से, तो फिर हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा जी, अब इलीगल तरीके से जाना पड़ेगा। तो आप कैसे देखते हैं, क्या कानून दूसरे ममालिक के, कनाडा, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, इन ममालिक के कानून क्या बहुत मुश्किल हैं? यहाँ से वो लोग जिनकी वाकई जेन्युइनली जान को ख़तरा है या किसी रीज़न से जाना चाहते हैं वो नहीं जा पाते? देखिए, बहुत शुक्रिया आपका। मलिक साहब ने देखा बड़े ही कॉम्प्रिहेंसिवली सब्जेक्ट को कवर किया है, उन्होंने बिल्कुल राइट कहा है। हमें सिर्फ एक पॉइंट पर यहाँ गौर करना चाहिए कि जब से 9/11 का वाकया हुआ है उससे पहले की दुनिया और उसके बाद की दुनिया में काफी जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। इसकी वजह से ये हुआ है कि इससे पहले जो भी असाइलम वगैरह के केसेस आते थे पूरी दुनिया में, आप उसमें वेस्ट में देख लें, आप अमेरिका कनाडा में देख लें, ऑस्ट्रेलिया में देख लें, वहां पर इतनी ज्यादा सख्ती नहीं थी। जेन्युइनली जो क्लेम आता था उसके ऊपर बड़ा मानवीय लुक आफ्टर किया जाता था। उसके बाद उनको अगर ऐसे वाकयात जो बयान करते उनके साथ सपोर्टिंग एविडेंस आ गई उसको अलाउ कर देते। लेकिन पोस्ट 9/11 वाकयात क्योंकि हर मुल्क को सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना शुरू हो गया और हर मुल्क ने अपनी जो पॉलिसीज हैं असाइलम के हवाले से, इमिग्रेशन के हवाले से, उसे आप कह सकते हैं कि बहुत ही हद तक तब्दील कर दिया। और उसी तनाजुर में हम देखें तो ब्रिटेन में भी ऐसा ही हुआ। ब्रिटेन में आप देखें कि जो भी पोस्ट 9/11 जो वाकयात थे उसके बाद फिर बॉम्बिंग, लंदन बॉम्बिंग हुई, उसके अलावा और भी जो वाकयात, चाकुजनी के वाकयात, और जो वैसे जो यूके का टोटल और ओवरऑल आप देखें पुलिसिंग और पीस के मामलात और शहरी तहफ़्फ़ुज़ के मामलात, तो ये सारे मामलात ब्रिटिश इलेक्शन में ये इशू बनते हैं। और इनके इशू बनने की हद तक आप देखें कि इसी वजह से पिछले 2-3 इलेक्शन आप देख रहे हैं कि कंजर्वेटिव पार्टी जीत रही है। कंजर्वेटिव पार्टी का जो एक मैनिफेस्टो है वो ये है कि उन्होंने इमिग्रेशन को
बिल्कुल माइनस करना है। वो असाइलम को बिल्कुल इतना सख्त कर देंगे कि कोई भी अगर असाइलम आप क्लेम करता है किसी भी वजूहात के ऊपर, तो उसके ऊपर आप ये समझ लें कि सख्त क्राइटेरिया रखकर और बड़ी ही लिमिटेड राइट ऑफ अपील देकर उसको फैसला किया जाएगा। अब इसके अंदर उनके अपने मैनिफेस्टो है, उनका अपना इलेक्शन, फ्री इलेक्शन जो प्रोपेगेंडा है, फ्री इलेक्शन जो उनका पूरा इलेक्शन लड़ने का प्रोसेस है, उसमें उन्होंने ये सारी चीजें ब्रिटिश लोगों के सामने रखी कि हम बॉर्डर को टाइट करेंगे, हम बॉर्डर के ऊपर इतना फ्री एंट्री नहीं देंगे, असाइलम सीकर के लिए जो हम चैलेंजिंग बनाएंगे कि वो जेन्युइन असाइलम सीकर जो हैं वो ब्रिटेन के अंदर एंटर हों और उनकी देखभाल की जाए, ना कि यहाँ पर विजिटर आकर असाइलम क्लेम कर लें। यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई और इकोनॉमिक प्रॉब्लम की वजह से अपना मुल्क छोड़ के यहाँ पर आ जाए, तो उनके लिए हम ये रास्ते बंद करेंगे। यही हालात के ऊपर गुलाम हुसैन अमान साहब नजर डाल रहे थे कि ये मामला अब सख्त होते जा रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती आप देखें कि जो फिगर्स हमारे सामने आ रहे हैं वो लास्ट ईयर टोटल जो असाइलम सीकर यूके बॉर्डर पर पहुंचे हैं वो तकरीबन 6000 हैं जी। और अब इस वक्त तक जो है आप देखें 5000 क्रॉस कर चुके हैं हम, जो असाइलम सीकर आए हैं यूके बॉर्डर के ऊपर, जिनका रिकॉर्ड अवेलेबल है। इस पे हमें ये देखना पड़ेगा कि आया कि ऐसे मामला क्या हैं दुनिया के अंदर कि जहां पर लोगों को सोशल इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हैं वो इतनी सख्त हो गई हैं कि वहां पर उनका रहना, उनका गुजरबात करना, उनके लिए आसानी सांस लेना आसान नहीं रहा। तो इसी वजह से ये सारे असाइलम सीकर्स जो हैं, ये सारे जो दुनिया से लोग चलते हैं, जिनमें मिडिल ईस्ट से हैं, जिनमें एशिया से हैं, अफ्रीका से हैं, तो वहां पर ये हमारे जो बड़े मुल्क हैं, G8 समझ लें, G21 समझ लें, इनको देखना पड़ेगा। ये ब्रॉडर विजन में देखने वाली बात है कि यहाँ पर हमने ऐसे मुआशी हालात तंग कर दिए हैं तो लोगों को वहां पर एक तो इकोनॉमिक माइग्रेंट आते हैं और दूसरा पॉलिटिकल और जो सोशल इकोनॉमिक कह सकते हैं आप माइग्रेंट आते हैं। तो इन सब के लिए कोई ऐसा रास्ता तलाश करना पड़ेगा कि कम से कम इनके डोर स्टेप के ऊपर इनके एटलीस्ट मुआशी मामला हल हो जाएं, फिर असाइलम सीकर्स कम हो जाएंगे। बाकी पॉलिटिकल रीजन रह गई तो उनके ऊपर फिर नेक्स्ट स्टेप पे देखा जा सकता है। बिल्कुल सही है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आकर इसके मजीद पे बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। दोबारा आपको खुशामद कहते हैं। गुलाम हुसैन अमान साहब भी गैर कानूनी तारकीन वतन को कानूनी स्टेटस देने के हवाले से जो ऑनलाइन पिटीशन आई उस पर 1 लाख से ज़ायद तारकीन वतन ने दस्तखत कर दिए हैं। क्या आपके ख्याल में इन तारकीन वतन को शहरियत मिल जाएगी? गवर्नमेंट इसको किस तरह से प्लान कर रही है? क्या इनके लिए नरम गोशा रखती है हुकूमत? देखिए, हुकूमत का तो मैं नहीं कहता, लेकिन बोरिस जॉनसन जरूर इनके बारे में नरम गोशा रखते थे और शायद अभी भी हैं, और वो कई बार कह भी चुके हैं। लेकिन जब से ये इस तरह की खबरें चल रही थी तो ज़ाहिर है ऑनलाइन पिटीशन एक जो है वो क्रिएट हुई, और बरतानवी कानून के मुताबिक अगर 1 लाख से ज़ायद लोग जो है वो किसी भी पिटीशन पर दस्तखत कर दें तो वो लाजमी तौर पर जो है वो पार्लियामेंट के अंदर ज़ेर बहस आती है। और 1,03,000 से ज़ायद लोगों ने जो है वो इस पिटीशन पर दस्तखत किए, जिसके बाद जो है ये अब इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर ज़ेर बहस है। और ये 3-4 रोज से जो है ज़ेर बहस आई है, मंडे से शुरू हुई है ये। और इसके अंदर जो हमने देखा, जो एशियाई इलाकों वाले खास तौर पे जो MP हजरात हैं, तनवरजीत सिंह हैं, उसके अलावा सीमा मल्होत्रा हैं, वीरेंद्र शर्मा हैं, और भी काफी इस तरह के जो लोग हैं वो काफी एक्टिवली इस डिबेट के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। और चूंकि इन एरियाज के अंदर काफी बड़ी तादाद के अंदर ऐसे अनडॉक्यूमेंटेड लोग हैं, और ये भी आपको बताता चलूं कि डाउनिंग स्ट्रीट और पार्लियामेंट हाउस के सामने जो है वो जो अनडॉक्यूमेंटेड लोग हैं, जिनका किसी ना किसी वजह से जो है वो यहाँ पर स्टेटस जो है वो कानूनी नहीं है, उनमें कुछ असाइलम सीकर्स भी हैं और रिफ्यूजीज भी हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जिनका किसी ना किसी गलती की वजह से या किसी ना किसी कुताही की वजह से जो है वो यहाँ पर स्टे इस वक्त कानूनी नहीं है। तो बड़ी तादाद के अंदर जो है वो लोग मुजाहरा भी कर रहे हैं, और यही उनका स्लोगन यही है कि नो मैन इज इलीगल। ठीक है,
तो हमें जो है वो इस कंट्री के अंदर रहने का जो है ना, न्यू ह्यूमन इज इलीगल, इस तरह के वो स्लोगन ले रहे हैं कि हमें इस मुल्क के अंदर जो है रहने का कानूनी जो है वो दिया जाए, ताकि हम यहाँ की जो मईशत है उसके अंदर किरदार अदा कर सकें, यहाँ पर हम टैक्स पेयर बन सकें। ये इस तरह की सारा, और उनको काफी सारी जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इमिग्रेंट्स को सपोर्ट करती हैं, वो उसको बैक कर रही हैं, और उन्होंने काफी ज्यादा कोर्ट्स के अंदर भी जो है वो पिटीशन डाली हुई हैं। इसके अलावा होम ऑफिस को बार बार रिमाइंडर देते हैं। बैरिस्टर अमजद मलिक साहब हैं, ये प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन को भी खत लिख चुके हैं। इसके अलावा इससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे डेविड कैमरन, उनको भी खत लिख चुके हैं कि, और तजावीज दे चुकी हैं कि इस तरीके से जो है वो आप इनको जो है वो रेगुलाइज करके इनको लीगल स्टेटस देकर बरतानिया बहुत ज्यादा टैक्स कमा सकता है, बहुत ज्यादा। और दूसरा बात है कि जब तक आप उनको राइट टू वर्क नहीं देंगे तो वो यहाँ की टैक्स पेयर्स की मनी के ऊपर जो है वो बोझ बन रहे हैं। उनको जो है वो गवर्नमेंट को घर देना पड़ता है, फिर उनको अलाउंस देना पड़ता है फॉर लिविंग अलाउंस, तो इतना ज्यादा खर्चा गवर्नमेंट उल्टा कर रही है। लेकिन अगर इन्हीं को वो कानूनी स्टेटस दे दे, इनको राइट ऑफ वर्क दे दे, इनको रहने की इजाजत दे दे, तो यही लोग जो गवर्नमेंट से पैसे ले रहे हैं ये उल्टा गवर्नमेंट को टैक्स देंगे। तो इस तरह की तजावीज जो है वो बैरिस्टर अमजद मलिक साहब भी दे चुके हैं, और भी जो यहाँ पर चैरिटी तंजीमें हैं वो भी एक्टिवली इसको जो है वो रोल प्ले कर रही हैं, और बार बार होम सेक्रेटरी प्रीति पटेल को और बरतानी वज़ीर-ए-आज़म को बार बार जो है वो याद दहानी भी करा रही हैं, खतूत भी लिख रही हैं कि वो इस तरीके से जो है वो इनको इंसानी बुनियादों पर देखें, और इनको और ख़ास तौर पे कोई टाइम पीरियड सेट कर दें कि 5 साल, 8 साल, 10 साल, 7 साल जो लोग यहाँ पर इस तरीके से रह रहे हैं, कम से कम उनको तो पहले देखा जाए। और जो लोग नए आ रहे हैं, चले उनकी तो एक और बात है, लेकिन जो लोग इतनी देर से इस सिस्टम के अंदर रह रहे हैं, इस सिस्टम के अंदर किसी न किसी हवाले से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो कम से कम उनको जो है वो इस तरह का देना चाहिए। और एक और बात, असद भाई आपकी इजाजत से अमजद मलिक साहब से एक छोटा सा सवाल करना चाह रहा हूँ। वो ये है कि इनसे ये पूछना था कि जो लोग पहले यूरोप के किसी दूसरी कंट्री में होते हैं, वहां पर असाइलम क्लेम कर देते हैं, और जब वो बरतानिया आते हैं तो क्या उनके वो जिन्होंने दूसरे यूरोपीय मुल्क के अंदर किया होता है असाइलम क्लेम, उसको यहाँ पर अफेक्ट पड़ता है, या उस बेस के ऊपर उसको वापस भेज दिया जाता है, या कि यहाँ पर एज उसका फ्रेश क्लेम लिया जाता है? ये जरा जी साहब। जी बहुत शुक्रिया असद भाई। गुलाम सैन का जो सवाल है वो हमारा कुछ मुल्कों के साथ मुआहदा है डबलिन कन्वेंशन के तहत कि अगर तो वो वहाँ आते हैं और असाइलम क्लेम करते हैं और वो बाद में बरतानिया आ जाते हैं और वो इनको बताते नहीं है, या इनको पता चल जाता है या बता देते हैं, तो टेक्निकली उनको वहां भेजा जा सकता है कि आपका क्लेम वहां कंसिडर किया जाए जहां आपने पहले रजिस्टर किया था, चाहे वो बेल्जियम है, जर्मनी है, फ्रांस है, आयरलैंड है। लेकिन अगर आपने वहां क्लेम सिर्फ रूट ही इस्तेमाल किया है तो कई दफा ये फिर वो देखते हैं, बैलेंस करते हैं कि यहाँ से आपको वापस भेजा जाए या यहीं पे आपका कंसिडर कर लिया जाए क्लेम। नॉर्मली जिनके वहां कंसिडर हुए होते हैं या डिसमिस हुए होते हैं, नॉर्मली उनको वहां भेजा जाता है डबलिन कन्वेंशन के तहत। अब ब्रेक्जिट के बाद क्योंकि ये रीवैम्प होगा ये कानून भी, और ये नए कवानीन बनेंगे, तो इसमें इस चीज को भी मद्देनजर रखा जाएगा कि आया जो लोग यूरोपियन ममालिक से यहाँ आएंगे उनका क्या होगा। बाकी ये जो आपने एमनेस्टी के ऊपर पूछा है, हमने भी काफी दफा लिखा है। हम ये समझ रहे हैं, मेरी जो पिछले 3 डेकेड्स में जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि इमिग्रेशन एक तो पॉलिटिकल इशू है। इमिग्रेशन जो इलेक्शंस होते हैं उसमें बाकायदा पॉलिटिकल इशू के तौर पे आता है, और क्लोज बॉर्डर, स्ट्रिक्टर इमिग्रेशन, फास्टर फर्मर प्रोसीजर, ये हर कोई नारा लगाता है। और ये बादियुर नजर में लगता भी है कि कंजर्वेटिव डिले करते हैं इमिग्रेशन मामलात को, और लेबर क्लेम करती है कि हम प्रो इमिग्रेशन है, हम प्रमोट करते हैं, हमने प्राइमरी पर्पस का खात्मा किया था, हमने बेहतर फैसिलिटीज दी थी। लेकिन देखने में यही आया है कि पिछले 20 सालों में इमिग्रेशन इनके हाथ में नहीं आई। फर्मर, फास्टर, फेयर सिस्टम आया नहीं है। एक कोई इमिग्रेशन पॉलिसी या एक बयान या एक कानून आया नहीं है। अभी भी लोग मुख्तलिफ पॉलिसियां मुख्तलिफ वजीर दाखिला के जरिए भुगत रहे हैं। कभी ये टेक्स्ट मैसेज के जरिए टेनेंट, इलीगल टेनेंट को ढूंढ रहे होते हैं, कभी 20,000 का जुर्माना करके इलीगल वर्किंग रोक रहे हैं। लेकिन अभी तक ये कोई लायामल नहीं बना सके कि वो लोग जो फैमिलियों के साथ क्रिमिनल कन्विक्शन जिनकी नहीं है, साफ रिकॉर्ड है,
5 साल से यहाँ रह रहे हैं, बच्चे हैं, उनको ये वापस भी नहीं भेज रहे और उनको ये वीजे भी नहीं दे रहे। अच्छा, ये फिर रास्ता खोल रहे हैं कि वो इस्तेसाल का भी शिकार होते हैं। मसलन उनके पास काम की इजाजत नहीं है, तो वो क्लीनिंग, फूड और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में काम करते हैं। लोग उनको कम पैसे देते हैं क्योंकि वो काम की इजाजत नहीं रखते, उनका इस्तेसाल होता है। दूसरा, वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं करते, सो दे मे बी ऑन बेनिफिट एंड दे मे नॉट बी फुली अप्रिसिएटेड कि वो जो अपना पोटेंशियल है उसके तहत काम कर सकें। तो वो उनका इस्तेसाल होता है। ब्लैक इकोनॉमी में रहते हैं, जेन्युइन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं करते। अगर उनको काम की इजाजत मिले या रहने की इजाजत मिले और ये बैकलॉग क्लियर करें और कोई साथ कपल्ड विद नई पॉलिसी भी लेके आए, तब तो बात बनती है। अकेली बैकलॉग क्लियर एमनेस्टी भी मदद नहीं देगी जब तक एक नई पॉलिसी, नया कानून तो तमाम ओवरऑल करके। तो आप क्या समझते हैं, ये जो टाइम पीरियड की हम बात करते हैं कि जी 5 साल से जो मुकीम है या 8 साल से या 10 साल से, उनको बगैर पूछताछ के एमनेस्टी दे दी जाए, क्या आप इसको बेहतर समझते हैं और इसका कोई इम्कान देखते हैं बैरिस्टर साहब? तीन चीजें कहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कई लोग तो बच्चों के बगैर हैं, शायद वो उनको देखना पड़े कि यह एम्प्लॉयबल है, कि क्या ये कोई एम्प्लॉयर इनको काम देता है। उनको 5 साल के ऊपर अगर वो रह रहे हैं तो सिंगल आदमी को भी काम का वीजा देना चाहिए ताकि वो टैक्स पे करे और काम का वीजा दे 5 साल का। वो जब 10 साल पूरे कर ले तो उनको इंडेफिनेट दे। जो 7 साल से यहाँ रह रहे हैं, 7 साल जो यहाँ पैदा होके बच्चा रह जाता है, उसको ह्यूमन राइट का कानून रूल 276 वैसे ही राइट टू प्राइवेट एंड फैमिली लाइफ के तहत वीजा देता है। आप इसको बढ़ा के फैमिली के ऊपर कमिट कर दें कि 5 से 7 साल से जो एक फैमिली यूनिट के तौर पे रह रहा है, उसका रिकॉर्ड क्लियर है और वो यहाँ मुकीम है और उसको हम भेज नहीं पा रहे कन्वेंशन रीजन की वजह से, वो अपना असाइलम केस जीत भी नहीं पा रहे क्योंकि वो कन्वेंशन में नहीं आते, तो 5 से 7 साल के अरसे में एक फैमिली अगर यहाँ रह रही है तो उसको फैमिली को वीजा दे देना चाहिए। इंडिविजुअल्स को काम का वीजा दे देना चाहिए ताकि वो इकोनॉमी में अगर वो एम्प्लॉयबल हैं तो वो अपनी स्किल एंड एक्सपीरियंस को बरूए कार ला के यहाँ की इकोनॉमी में अपना किरदार अदा करें। ठीक है जी, प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। असलम शेख साहब, आपके ख्याल में जो हुकूमतें हैं वो इसलिए रिलक्टेंट रहती हैं इनको लीगल करने में कि इनको डिस्करेज किया जाए और ये तंग आकर जहाँ से आए खुद ही वापस चले जाएं, ना हमें इनको वापस फेंकना पड़े, ना वापस इनको भेजना पड़े, या अगर जिनेवा कन्वेंशन के साथ कुछ पाबंदियां हैं तो हम उसकी आड़ में भी ना आएँ और इनको लीगल ना किया जाए, मुस्तकिल सकूनत ना इख्तियार करें, इनको इतना डिस्करेज किया जाए, इनको एम्प्लॉयमेंट का मसला हो, इनको पैसे कमाने का मसला हो, इनका इस्तेसाल हो रहा है तो ये तंग आकर खुद वापस भेजें। आपको स्ट्रैटेजी क्या मालूम होती है? जी बिल्कुल ऐसा, ये क्योंकि ये बड़ा, जैसे पहले मैंने किया कि ये इलेक्शन का बहुत बड़ा स्लोगन होता है, हर पार्टी को फॉर और अगेंस्ट इस्तेमाल करती है। तो मौजूदा सूरत हाल में मुझे नहीं नजर आ रहा कि बोरिस जॉनसन साहब किसी भी मौके के ऊपर ऐसी जो नजदीक को प्रूव करेंगे, क्योंकि ये हमें याद रखना चाहिए कि ये उनका फर्स्ट टेन्योर है, वो उन्होंने सेकंड टेन्योर और थर्ड टेन्योर के लिए भी शायद ख्वाहिशमंद हो, तो वो कभी भी नहीं ये चाहेंगे वो ऐसी कोई एमनेस्टी लेकर आए जिसकी वजह से उनके वोटर खराब हो, क्योंकि वोटर्स को वो ये झांसा देकर आए हैं, ये पूरे रिकॉर्ड में बात मौजूद है कि उन्होंने बॉर्डर को क्लोज करना है, इसीलिए उन्होंने बड़े चुनकर एक ऐसी खातून को आप समझ लें कि लगाया है जिनकी किसी भी स्टेटमेंट में आप ये नहीं देख सकते कि उन्होंने कोई गैप दिया है इस मामले के ऊपर कि वो ह्यूमन राइट्स कानून को जो है वो अप्रूव करेंगी और इमिग्रेशन या असाइलम की किसी पॉलिसी के ऊपर कोई नरमी दिखाएंगी। अभी तक उन्होंने कुछ भी ऐसी बात नहीं की, बल्कि उनकी आप मिमिक्री बन रही है बार बार अखबारात में और दूसरी जगह पर, और इमिग्रेशन फोरम के ऊपर उनकी बातें आ रही हैं कि वो डे बाय डे इसको टाइटन करने के लिए रास्ते निकाल रही हैं और जो कानून में सुकून रह गए हैं या कानून के अंदर जो रास्ता है उनको सख्त कर रही हैं। तो ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, जैसे अब्दुल मलिक साहब ने फरमाया कि 5 साल और 7 साल वाली, अगर आप बच्चे को 5 साल तकरीबन 7 ईयर के बाद आप ये कंसिडर करते हैं कि वो यहाँ पर रहने का मजाज है क्योंकि वो यहाँ पैदा हुआ और यहाँ पर 7 साल एजुकेशन में गुजारे हैं, ब्रिटिश लाइफ से वो कन्वर्जेंट हो गया है, वापस जाना उसका किसी और कंट्री में मुश्किल है, तो क्यों नहीं ये पूरे फैमिली यूनिट के उस हवाले से पॉलिसी को लेके आते। लेकिन प्रॉब्लम फिर वही है कि जो ये कानून के ऊपर आएगा वो उसको फिर नेक्स्ट इलेक्शन में उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि वाइट वोटर जो है यहाँ पर, ब्रिटिश वोटर जो है वो बड़ा सख्त है इस मामले में।
वो उन्होंने ये सारा ब्रेक्जिट का इशू रेज करके और ऊपर उन्होंने सक्सेस हासिल की और यूरोप से अलग किया पूरे को। और अब वो यहाँ पर कैसे लक्षण लोगों कैसे थोड़ी सी गर्मी दिखाएं, ये बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। दूसरी तरफ हम देखें, जैसे आपने कहा कि ये पॉलिसी इस वक्त करंटली जो पॉलिसी चल रही है वो तकरीबन 20 साल की है। जब आप 20 साल मुल्क में रहते हैं और आपका कोई ऐसा रिकॉर्ड क्रिमिनल नहीं है और कोई ऐसी वायलेशन नहीं है, तो उसके बाद वो आपकी एप्लीकेशन कंसिडर कर सकते हैं फॉर परमानेंट रेजिडेंसी। लेकिन ये 20 साल का अरसा आप समझ सकते हैं कि बहुत ज्यादा है। किसी भी मेजॉरिटी एज में देखें तो वो 18 साल की एज है, बच्चों के लिए 12 साल की एज है। लेकिन अगर आप असाइलम के कानून में आते हैं और ह्यूमन राइट डिस्क्रिप्शन लीव पर आते हैं तो 20 साल का टाइम रखा गया है, जो किसी भी लिहाज से फेयर नहीं है। हमारे बहुत से ऐसे केसेस जिनमें हमने देखा है कि लोग जो है वो, जैसे आपने क्वेश्चन के आगाज में कहा कि उनको मायूस करना असल मकसद है, तो वो मायूस होकर लोग जो है वो डेफिनेटली अपना आप कह सकते हैं एम्प्लॉयर के हाथों इस्तेसाल से मजबूर हो जाते हैं या फिर वापस अपने मुल्कों को जाते हैं और वो ही खतरा मोल लेते हैं जिसकी वजह से वो वहां से भागे थे या किसी और एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं जो आप कह सकते हैं कि वो उनके इंसानी हकूक के खिलाफ है, जेनेवा कन्वेंशन के खिलाफ है और अदरवाइज फेयर पॉलिसी नहीं है। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट को लाजमी देखना चाहिए। तो जो कलीदी किरदार है, मैं यहाँ पर चलता चलूँ, वो बेसिकली हमारे जो वोटर से जो यहाँ पर काउंसिलर मुंतखब हुए हैं, जो MP मुंतखब हुए हैं, जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बैठे हुए हैं हमारे उनका काम है और आगे पार्लियामेंट के अंदर इसको संजीदा इशू के तौर पर लें, एज सीरियस ह्यूमन राइट वायलेशन लें और बाकी मामला में देखें। जैसे के दौरान कहा गया कि उनको टैक्स नेट में लेकर आए, आर्जी तौर पर लेकर आए, परमानेंट लेकर आए। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो यकीन जाने कि ये बिल्कुल आप ह्यूमन ट्रैफिकर्स को फराहम कर रहे हैं कि वो यहाँ पर अपना जो है आप कह सकते हैं यहाँ पर लोगों को ट्रैफिक कर रहे हैं और उनका यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। तो ये सब जेल बढ़ती जा रही है, बजाय इसके जो कुछ फ्यूचर नजर आए जो भी बंदा यहाँ पर आ रहा है। इसमें आप सारे फिगर के अलावा आप देखें कि इमिग्रेंट्स के लिए मुसीबत बनती जा रही है। हमने पिछले अपने कुछ प्रोग्राम किया कि यहाँ पर जो इमिग्रेशन है वो इस हद तक बढ़ती जा रही है। एवरी ईयर आप 10 से 15 और 20% इसको बढ़ा रहे हैं। तो जो लीगल इमिग्रेंट्स हैं उनके लिए मसला बनता जा रहा है, जिनके 2-4 बच्चे हैं और उनको 8 से 10 हजार पाउंड सिर्फ एक्सपेंशन के लिए अपनी फीस जमा करनी है, तो ये उनके लिए नामुमकिन होता जा रहा है। वो एक कमरे के फ्लैट में रह रहे हैं, वो आप कह लें कि खाना एक वक्त का छोड़ रहे हैं, वो अपने बाकी जो जिंदगी है उसको कट बिल्कुल सही है सर। लेकिन एक और इसमें सवाल पैदा होता है ना असलम शेख साहब, वो ये है, और मैं चाहूँगा कि गुलाम हुसैन अमान साहब इसकी बेहतर मंजरकशी कर सकते हैं कि जब आपको मुआशी मसाइल का सामना होता है गुलाम हुसैन साहब, तो फिर आप मुतबादल रास्ते तलाश करते हैं, उसमें फिर जराइम भी आते हैं, फिर आप इलीगल तरीके से मनी हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो क्या इस तरह की कोई ऑब्जर्वेशन सामने आई है कि जराइम में इजाफा हुआ हो और उसमें ये जो लोग गैर कानूनी तौर पर आए हैं वो लोग जराइम में मुलव्वस हों, उनका डेटा कोई इकट्ठा किया गया हो? देखिए असद, एक तो ये जो अनडॉक्यूमेंटेड लोग हैं ये ज्यादा इनका रिकॉर्ड नहीं होता और ऑनेस्टली बात तो यही है कि ये तो चूंकि अनडॉक्यूमेंटेड होते हैं तो ये तो डरते रहते हैं किसी ऐसी इन्वॉल्वमेंट में जिनमें पुलिस इन्वॉल्व हो या जिसमें कोई इमिग्रेशन या कोई दूसरा अदारा जो हो। तो मेरा ख्याल है क्राइम के हवाले से तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा इनकी इन्वॉल्वमेंट। हाँ, लेकिन ये बात जरूर है कि अगर किसी को जो है वो बिल्कुल जॉब ना मिले, अगर कोई फंड्स भी गवर्नमेंट से जो ना ले सके, तो बिल्कुल क्यास किया जा सकता है कि हो सकता है कि वो कोई अल्टरनेट जो रास्ते हैं कमाने के या कोई पैसे के वो कोई इस्तेमाल करते हो। लेकिन अगर हम रिकॉर्ड की बात करें तो ऐसा रिकॉर्ड कभी हमने नहीं देखा और ज़ाहिर है वो लोग तो पहले जो है वो काफी फियर का शिकार होते हैं कि हम कहीं काबू ना आ जाए दोबारा इमिग्रेशन के या पुलिस के ना आ जाए। तो मेरे ख्याल से इतने साल जो है वो अगर कोई शख्स इस तरीके से रहता है कि वो पुलिस को नहीं फेस करता, इमिग्रेशन को फेस नहीं करता, जराइम में मुलव्वस नहीं है, तो मेरा ख्याल है इतने साल वैसे रह के तो इंसान वैसे ही मैं कहूँगा मेंटली और ज़हनी तौर पर शरीफ हो जाता है। तो अगर कोई ऐसा क्रिमिनल रिकॉर्ड वाला हो भी तो उसके भी एतवार जो है वो ठीक हो जाते हैं।
तो गवर्नमेंट को कम से कम जैसे बैरिस्टर अब्दुल मलिक साहब ने भी कहा कि इंसानी बुनियादों के ऊपर ऐसे लोग जो कि बरतानिया के अंदर किसी जराइम में मुलव्वस नहीं, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं, और उनको जो है वो लाजमी तौर पर कंसिडर करना चाहिए। उनके लिए जरूर ऐसी किसी स्कीम को जो है वो किसी स्कीम जो है वो अनाउंस करनी चाहिए ऐसी कि उनको ताकि कुछ रिलीफ मिले और ताकि बरतानिया के साथ साथ बरतानिया में भी कंट्रीब्यूशन कर सकें। और दूसरा ये है कि यहाँ पर जो टैक्स पेयर की मनी है उसके ऊपर बर्डन भी कम हो। अब चूंकि गवर्नमेंट जो है वो कोविड के बाद इतने ज्यादा गवर्नमेंट ने भी अखराजात कर लिए हैं, बरतानी मईशत जो है वो दबाव का शिकार है, तो इन्हें एक्सपेंस कम करने चाहिए। और एक्सपेंस कम करने का यही तरीका है कि जो लाखों अफराद और फैमिलीज भी उसके अंदर शामिल हैं जो कि टैक्स पेयर की मनी किसी न किसी मद में ले रही हैं, चाहे वो हाउसिंग है, चाहे वो बेनिफिट्स हैं, चाहे वो फूड की मद में वोचर्स लेते हैं, तो उसको रिड्यूस करने का सबसे आसान और बेहतर तरीका यही है कि मेरिट के ऊपर जिन लोगों को इतने साल यहाँ पर हो गए हैं और वो किसी जराइम में मुलव्वस नहीं है उनके लिए कम से कम कोई ऐसी अगर अनाउंस नहीं स्कीम करनी तो जिनके केसेस पेंडिंग हैं उनको कुछ रिलीफ करके जो है वो उनके केसेस निपटाए जाएं, और ताकि उसके बाद जब उनको राइट ऑफ वर्क भी मिल जाएगा और वो फिर ज़ाहिर है कंट्रीब्यूट भी करेंगे, वो टैक्स भी देंगे, तो दोनों सूरतों में दोनों तरफ जो है वो बरतानवी गवर्नमेंट को फायदा होगा। तो मेरे ख्याल से जो इतने हमारे मुअज़्ज़िज़ीन जो लीगल फर्टेलिटी के जो लोग हैं वो इतने अगर इनको मशवरे दे रहे हैं तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को इसको कंसीडर करना चाहिए। और जो हमारे एमपीज हैं बरतानिया के अंदर और जो लॉर्ड्स हैं उनको भी जो है वो लाउडली आवाज को जो है वो बुलंद करना होगा पार्लियामेंट के अंदर, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, हाउस ऑफ पार्लियामेंट के अंदर उन्हें भी इस चीज को जो है वो करना होगा कि ये इंसानी बुनियादों पर जो है वो इस मामले को परखा जाए और ताकि लोगों को इतना रिलीफ जरूर दें ताकि वो बरतानिया की मईशत के अंदर जो है अपना किरदार अदा कर सकें। जी सही है। बैरिस्टर साहब 2020 के आदाद-ओ-शुमार हमारे सामने हैं जहां पर पूरे साल में मजमूई तौर पर 8,417 अफराद गैर कानूनी तरीके से बरतानिया में दाखिल हुए थे और ये आदाद-ओ-शुमार जो है 2019 से 4 गुना ज़्यादा हैं। अब 2020 में कोविड भी आया था, आप क्या समझते हैं कि कोविड इसकी वजह हो सकती है या फिर ये कि हर गुजरते साल के साथ इस रुझान में इजाफा हो रहा है और आप इस फिगर में भी इस साल इजाफा होता हुआ देखते हैं? आपके ख्याल में अब जो भी तजावीज़ हमेशा आप करते हैं, बाकी लोग करते हैं, कानूनी माहिरीन करते हैं, गवर्नमेंट किन चीज़ों को कंसिडर कर रही है या किन चीज़ों को कंसिडर करने के इम्कानात हैं हुकूमत की तरफ से जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो क्या हैं? असद भाई, सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारक हो। मेरे ख्याल में ये आपने पब्लिक सर्विस की है, पिछले मैं आप तकरीबन 2 साल से देख रहा हूँ आपने कंटिन्यूसली इस मौजू के ऊपर बहुत प्रोग्राम किए हैं जी। मैंने इंडिपेंडेंटली भी फीडबैक लिया है और आपके इस प्रोग्राम की मकबूलियत ने आपके चैनल को जो है यूरोप में बहुत मकबूल किया है, तो ये तो मेरी तरफ से मुबारकबाद कबूल करें। और रेस्ट एश्योर आपके प्रोग्राम जो इस तरह के प्रोग्राम पॉलिसी लेवल के होते हैं उनको ट्रांसलेट करके बाकायदा पेश किया जाता है, समरीज दी जाती हैं कि ये तजावीज़ आ रही हैं कम्युनिटी की जानिब से, तो ये इट बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ द डिसीजन मेकिंग। जो आप बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में जब तक इसका कोई लॉ का ऑडिट नहीं होगा, मुझे भी 30 साल हो गए देखते हुए, एमनेस्टी पे एमनेस्टियां तो आ रही हैं, कानून पे कानून तो आ रहा है, लेकिन ये नहीं देखा जा रहा ऑडिट के जरिए कि पिछला कानून फेल क्यों हुआ, नवा कानून क्यों लेके आ रहे हैं, पिछली एमनेस्टी का क्या फायदा हुआ, नई का क्या फायदा होगा। दूसरा, को कानून जामे नहीं है। मसलन आप अगर 1971 से देखें तो 2020 तक आपको लगेगा कि एवरी 5-6 ईयर्स नया कानून आ गया, पिछला रिडंडेंट कर दिया और नया चल पड़ा। अभी तक ये नहीं पता चला कि एक कॉम्पैक्ट इमिग्रेशन एक्ट 1971 के बाद क्यों नहीं बनाया जा सकता जो तमाम चीजों का अहाता करे। ब्रेग्जिट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी कि उसको बनाया जाए। एमनेस्टी अच्छी चीज है, वर्क परमिशन अच्छी चीज है, लेकिन जब तक आप क्रैक डाउन नहीं करेंगे, स्मगलर्स को सजाएं नहीं देंगे, लोगों को पता नहीं चलेगा कि ये बोट पे लाने वाला जो बोट पे लेके आएगा, बोट वाले को जरूर पकड़े, सजा दे, तब तक डिटेरेंट नहीं होगा, लोग आते रहेंगे। 5-10 हज़ार फिगर कोई इतना बड़ा नहीं है। बड़ी बात यह है कि लोग जब भी मौसम गर्म होना शुरू होता है, समुंदर खुलते हैं, रास्ते ओपन होते हैं, दिन बड़े होते हैं, यहाँ तो मगरब जो है 9:30 के करीब या 9:30 बाद होती है, तो जब दिन खुलते हैं तो लोग गर्मियों में ये समुंदर का सफर इख्तियार करते हैं। सोचने वाली बात यह है कि अभी भी लोग कश्तियों के जरिए यहाँ पहुंच रहे हैं, दर्जनों में पहुंच रहे हैं, ना चलते वक्त उनकी कोई पकड़ जकड़ है,
ना वाटर के ऊपर पकड़ दकड़ है और वो शोर पे पहुंच भी जाते हैं। जब तक आप क्रैकडाउन नहीं करेंगे, डिटेरेंट नहीं करेंगे, सजाएं नहीं देंगे, लोग ये काम करते रहेंगे और ह्यूमन ट्रैफिकर रिस्क लेते रहेंगे। बहुत आपने शुक्रिया कहा इम्कान, जी आपने सर। कहा इमकान जी 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 कर लें इमकान सर। और सेक्रेटरी स्टेट जो है वो एक नॉर्मल पॉलिसी दे रही है। उनका काम है वजीर दाखिला का ये कहना कि हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इज इंटरेस्टेड और ये जो पिटीशन है ये उसको मजबूर करेगी कि वो अपना इआदा करें जो उनका मुवक्कफ था एज मेयर लंदन के। एमनेस्टी देनी चाहिए, जो लोग यहाँ 5 साल से मकीम है उनको यहाँ रहने की इजाजत होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि ब्रेग्जिट के कानून जब बनेंगे तो इसको भी इसके ऊपर गौर किया जाएगा और एमनेस्टी दी जाएगी। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अमजद मलिक साहब, बहुत शुक्रिया असलम शेख साहब और गुलाम हुसैन अमान साहब, प्रोग्राम में शिरकत करने का बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।